एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एक क्वेश्चन हमें मिलेगा अपने आईसीआई के मॉड्यूल में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा हमने क्या देखा था, इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लो, उस पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक पे किस पे मेजर होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मेजर होना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन कर दिया एट सेलिंग प्राइस। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक मेंशनड एट सेलिंग प्राइस, हमने क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया है एट सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। द मोमेंट हम क्लोजिंग स्टॉक को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, ये सेलिंग प्राइस में से हमने क्या कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, अल्टीमेटली लेफ्ट इज कॉस्ट। तो वही हमने यहाँ पर चीज को परफॉर्म किया है, सेलिंग प्राइस पे था, माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट। तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट। इसको बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब हमें क्या करना होता है, हमें जीपी परसेंटेज निकालनी होती है, हमें क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, gross profit upon sales into 100. So with this we have finished every topic of theory over here. अब हमारे पास पता क्या रह गए हैं, sums which have to be discussed, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम्स को डिस्कस करके चलेंगे, बट उससे पहले लेट मी डिस्कस विद यू ऑल periodic inventory and the perpetual inventory system. Let's write periodic inventory system. Let's write periodic inventory system. Let's write periodic inventory system. So in periodic, मैंने आपको पहले भी बोला था, in this business यानी कि entity does not continuously update its inventory record. ये हम सम के माध्यम से भी सीखेंगे, बट अभी आप सीख लो। तो इन दिस एंटिटी अपना इन्वेंट्री रिकॉर्ड कंटिन्यूसली अपडेट नहीं करती है, ठीक है। इंस्टेड इट काउंट्स इन्वेंट्री at the end of accounting period. At the end of accounting period. For example, हम वीकली काउंट करके चल रहे हैं, हम मंथली काउंट करके चल रहे हैं, हम क्वार्टरली अकाउंट करके चल रहे हैं, हम ईयरली अकाउंट करके चल रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स इन्वेंट्री लेवल are updated only after physical stock count
हम फिजिकली काउंट करते हैं, मैंने बताया ना आपको, इन्वेंट्री काउंट करने चलते हो, दुकान पे गए और देखा कितना माल पड़ा हुआ है, 1 2 3 4, सपोजेटली सूट की, क्लोथ्स की शॉप है, हमने काउंट किए कितने सूट्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग परफॉर्म करी. इट इज लेस कॉस्टली टू मेंटेन. Suited for small business. Suited for small business. ठीक है, क्लियर हो गया. अब हम करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में राइट डाउन. परपेचुअल inventory system. I hope you noted down this. Done? Noted? Okay. Now let's perform perpetual inventory system. Inventory here inventory is updated continuously. मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कब माल आ रहा है, कब माल जा रहा है, कब माल हमने और परचेज किया, कब माल हमने बेचा, each and everything is updated continuously. Here inventory is updated continuously. Cost of goods sold is recorded at time of each sale. अभी हम सम करेंगे तो हम जानेंगे क्या मतलब है इसका. So it is real time. So it is real time inventory control. It is useful in लार्ज बिजनेस, जैसे विशाल मेगा मार्ट है या फिर रिलायंस ट्रेंड्स है, या फिर हम जितने भी बड़े बड़े शोरूम पे जाते हैं, रिटेल चेन्स होती हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, अपोलो है ना, उसमें कौन सा सिस्टम होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का सिस्टम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का यूज़ होता है. इट इज़ एक्सपेंसिव. To set up. It is expensive to set up. Okay, so this I think आपको ये थ्योरी पढ़ के थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी. Now let's jump towards your chapter. ICI का मॉड्यूल खोला है हमने और हम देख पा रहे हैं इन्वेंट्री चैप्टर नंबर 4 हमारा है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर होते हैं. स्टोर्स एंड स्पेयर आर नथिंग बट द लूज टूल्स. पैकिंग मटेरियल होता है. ट्रेडिंग में तो सिर्फ वही गुड्स होंगे जो हम बेचकर चलने वाले हैं. इन्वेंट्री को हम दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. 2 टेक्निक्स आर देयर. फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, देन इज
नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी हमने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा सेलिंग प्राइस पे है, उसमें से हम जीपी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ओके, देन इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है फीफो लिफो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कॉस्ट और एनआरवी जो भी कम होगी उसके हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। आपको इन्वेंट्री की मैंने डिफाइन करवा दी थी, हमने इन्वेंट्री की डिफाइन करी थी, दिस इज द इन्वेंट्री की डिफाइन। आपको बस यही करके चलनी है, एग्जाम में वैसे तो आएगी नहीं बट अगर आएगी तो आपको यही लिख के चलना है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दिस चार्ट इज इम्पॉर्टेंट। देखो एक चीज समझ के चलना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवरस्टेटेड है, मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। ये आप कब ज़्यादा सीख पाओगे, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मुझसे सीखोगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखोगे, तब आप ज़्यादा क्लैरिटी से इसको मेरे से सीख पाओगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, देखो ये ऊपर है तो ये नीचे है, सो अंडरस्टेटेड। क्लोजिंग इन्वेंट्री का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, अगर ये कम तो हमारा प्रॉफिट भी कम। तो इन इजी वे कैन आई राइट, इफ माय closing stock is overvalued, my profit overvalued. If my closing stock undervalued, direct relationship, my profit will be undervalued. If my opening stock is undervalued, then my profit will be overvalued. If my opening stock inverse relationship is overvalued, my profit is going to be undervalued. So here positive relationship, here indirect relationship, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखकर चलना। एंड दिस इज अगेन नॉट सो रेलेवेंट, आप हमेशा याद रखना ओवरवैल्यूड चीजों को हम हमेशा प्लस करते हैं, ओवरवैल्यूड को हमेशा हम माइनस करके चलेंगे, अंडर वैल्यूड को हम हमेशा प्लस करके चलेंगे। ओवर वैल्यूड थिंग्स को हम हमेशा माइनस करके चलेंगे, अंडर वैल्यू को हमेशा हम प्लस करके चलेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, डन, सॉर्टेड। Now let's move towards the inventory। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में भी आती है। Why? Because inventory is a current asset। अभी स्टार्टिंग में ही लिख के चलिए, इन्वेंट्री इज करंट एसेट। व्हाट इज करंट एसेट? जिसका बेनिफिट हमें एक ही साल मिलता है, विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट, क्योंकि एक ही साल में ये बिक जाएगा ना, चले जाएगा। सो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। करंट एसेट will be recorded in balance sheet। तो फाइनेंशियल पोजीशन को एज सर्टेन करने में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। देन लिक्विडिटी डिफाइन कर, क्योंकि माल कितना पड़ा है उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना कि हम लिक्विड हैं कि नहीं है, इलिक्विड है। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड टू यू, और एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला लिखवाया था,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था. Where you have written that formula? This. Could you see? Cost of goods sold is equal to opening plus purchases plus direct expenses minus closing stock. So cost of goods sold again write, क्योंकि ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस plus direct expenses minus closing stock. You will be able to calculate cost of good sold. अभी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आप सेल्फ रीड करके चलोगे. मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से लिखवा दिया है. दिस इज एवरीथिंग यू कैन रीड. देन परपेचुअल में भी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. मतलब ये इक्वल टू वाली साइड को इधर आप चेंज करके कर सकते हो ना. ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का. सो यू कैन फाइंड इट. ये आपने सेल्फ रीड करके चलना है. नाउ लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1. आज का हमारा टारगेट था सम्स को पिक करना. वी हैव स्टार्टेड विद दैट. हमने अपना थ्योरी का पोर्शन जितना भी था इन्वेंट्री का वो कंप्लीट कर लिया है. आज हम सम्स की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं. हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है, हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है. ऑलवेज एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री is measured at lower of cost or NRV, net realizable value, as per the accounting standard 2, as per the policies, है ना. तो आइटम P है ना, आइटम कुछ P है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 38, बट उसकी NRV 42 है. तो मैं क्या लिख के चलूँ? whichever is less, तो I will write 38. कैसे लिखूंगी? वैल्यूएशन whichever is less. आइटम Q 29 कुछ भी ले लो, 29, 17 14 whichever is lower. So ये सॉल्यूशन है. आपको इस थ्योरी की जगह पे क्या लिखना है? ये ऊपर वाले वर्ड्स लिख के चलने हैं. आइटम्स लिखी, हिस्टोरिकल cost same as question, NRV same as question, valuation least of cost और NRV. फिर इन तीनों को हम प्लस कर देंगे. we will get the 81 as the answer. करो प्लस 38 प्लस 29 and 14. करो सॉल्व. 38 29 plus 14 81. So we got 81 as our answer. So how you are going to present? Illustration number 1, solution. As per accounting standard 2, inventory is measured, inventory is valued at lower of cost or NRV. Lower of cost or NRV. ठीक है. और अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आइटम्स PQR. What is the historical cost? Then NRV, then valuation. So let's write 38, 29 and 17. 38, 29, 17. Then 42, 29, 14. 42, 29, 14. So here wins historical cost, here wins anybody, कोई फर्क नहीं पड़ता. 17 and 14 and we got 81 as value of inventory.
value of inventory. Now we are going to solve illustration number 2. illustration number 2. अब ये फीफो बेसिस पे करके चल रहा है, आपको मैं फीफो बेसिस पे लेके जाना चाहती हूँ और पढ़ो वहां पर क्या लिखा है. फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैसा रहेगा, जो लास्ट पे बच जाएगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. फीफो पे क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रहेगा, जो लास्ट में बच जाएगा वही रहेगा. ठीक है, सो इन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में आया होगा. अब मैंने लिख तो दिया है, मुझे नहीं पता. इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वांटिटी है और प्राइस है. देखो ये डेट्स लिखी है, डेट 4 दिसंबर 10 दिसंबर. लेट मी ड्रॉ अ टाइमलाइन फॉर यू. लेट मी ड्रॉ अ टाइमलाइन फॉर यू. एक है दिसंबर 4, दूसरी है दिसंबर 10. आप भी ये एग्जाम पे ड्रॉ कर सकते हो, इट विल वर्क. दिसंबर 11, प्रॉमिस यू विल गेट 5 out of 5 मार्क्स इन दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इजी, यू कैन स्कोर, बट आपको करना पड़ेगा मेहनत. दिसंबर 19, दिसंबर 28, quantity is 900 400, (900 400), 300 200, 300 200, then we have 800. Price is 50 55, then 55 60 47, 55 60 47. So given is dates, quantity and then price. अब पढ़ते हैं. मैन्युफैक्चर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस. तो ये जो डेट्स है ना, इसमें हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया है. ये फर्दर दिसंबर 4 को हमने ये परचेज किया और कितने का माल लिया, 4500 का. दिसंबर 10 में हमने कितने का माल लिया, 400 इंटू 55 करिए, कितना आ रहा है, 400 इंटू 55 करिए, कितने, 22,000 का हमने माल लिया. 300 इंटू 55 करिए, 16,500. 200 इंटू 60 करिए, 12,000. 800 इंटू 47 करिए, 37,600 का हमने माल खरीदा. So 1600 units were issued till 18 December. Calculate the value of closing inventory. That's very simple. कह रहे हैं 1600 यूनिट्स हमने इशू कर दिए. इशू कर दिए मतलब हमने प्रोडक्शन यूनिट को दे दिया कि आप यूज़ करो. वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा माल जो है वो चला गया. अब मेरे को बताओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने क्या किया होगा, हमने ये वाला माल पहले यूज़ किया होगा. तो 1600 में से 900 बच गया, कितना माल बचा, 500 का. 400 हमने यहाँ से यूज़ कर लिया, कितना माल बचा, 100. ये फिर कितने का बचेगा, 300. 300 में से 100 हमने यूज़ कर लिया. अब ये माल कितना बचा, 200. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो इसको रिमूव करते हैं. हमने कितने यूनिट्स इशू किए, यूनिट्स issued are 1600. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है हम कितने पहले वाले यूनिट्स को खत्म करेंगे. तो 9 पहले यहीं पे कैलकुलेट कर लो. 9 पहले हमने ये 900 को यूज़ किया होगा, ये 400 को भी हमने यूज़ किया होगा. फ्रॉम लॉट, इसको लॉट 1 बोल दूँ मैं,
लॉट 1 हमने यूज किया 900, फ्रॉम लॉट 2 हमने यूज कर लिया 400, बैलेंस कितना बचता है मेरे पास? 1600 माइनस 900 कितना बचा? बताइए। 1300, 300 बचा, यही बैलेंस। तो 300 हमने यहां से यूज कर लिया, 300 हमने यहां से यूज कर लिया, मतलब मेरे पास ये लॉट भी खत्म, 900 का माल बिक गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा कितना? ये बचा कितना? ये। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बचेगी? 200 इंटू 60, 800 इंटू 47, करो 26 का 12,000, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी, 37,600, 37,600। सो इसका टोटल करो, 12,000 प्लस 37,600, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 49,600. Let me check answer for you. 49,600. 49,600. अगर मैं यही बेसिस पे, should I repeat? Should I repeat? Should I repeat again? Okay, done. What I have done, मैं इसको बिल्कुल इरेज कर रही हूँ, ठीक है? हम प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। हमने कितना इशू कर लिया? हमने इशू किया 1600 यूनिट्स, ठीक है? सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 1600 इशूड, जो हमने एज पर फीफो है ना, दिसंबर 4 को हमने कितना माल लिया था? परचेजेस वर 900। उसके बाद हमने दिसंबर 10 को लिया था 400, और कौन से दिसंबर को हमारे पास? 11 को हमने दिया 300। इसका टोटल करो कितना आता है? 900 प्लस 400 13, 13 प्लस 3 1600 यूनिट्स का हमने हिसाब कर लिया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कौन सी बची होगी? जो लास्ट पे हमारे पास बच गई होगी, मतलब 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स एट ₹60 प्लस हाउ मेनी यूनिट्स लास्ट पे लेफ्ट हुए थे? 800 यूनिट्स at ₹47. So 200 into 60 is 12,000. 800 into 47 is 37,600. And our answer is 49,600. क्या मैं इसको as per LIFO भी कर दूं? Let's do as per LIFO. एज पर लीफो। तो लीफो पे क्या होता है? जो माल लास्ट में आएगा वो बिक जाएगा, जो माल बचा रहेगा, जो पहले होगा, फर्स्ट इन वाले ही क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे, ठीक है? तो हमने इशू कितने किए? 1600 यूनिट्स। हमने इशू कितने किए थे? 1600 यूनिट्स, ठीक है? तो लास्ट में, लास्ट की डेट्स वाला माल पहले बिकेगा, इसका मतलब है दिसंबर 28 वाला माल कितने यूनिट्स थे? 800 यूनिट्स थे। उसके बाद दिसंबर कौन सी थी? दिसंबर 19 200 यूनिट्स। अभी तक 800 प्लस 200 कितना बचा हुआ है? 1000 माल गया, अभी 600 यूनिट और मुझे चाहिए। तो 600 यूनिट मैंने कहाँ से लिए होंगे? 300 दिसंबर 11 वाला गया,
दिसंबर 11 वाला माल भी मैंने एज पर लीफो बेच दिया होगा, दैट वाज 300 यूनिट्स। बैलेंस कितना बचता है? 800 प्लस 200 1000, 1000 प्लस 300 1300, तो 1300 400 मेरे पास माल है, बट मैं बैलेंसिंग फिगर लूंगा और वो कौन सी दिसंबर है मेरी? दिसंबर 10। दिसंबर 10 के मैं कितने यूनिट्स खा लूंगा? मैं 300 यूनिट्स खा लूंगा। सो 800 प्लस 200 1000, 1000 प्लस 600 1600 यूनिट्स। सो क्लोजिंग स्टॉक में 400 यूनिट्स थे एज ऑन दिसंबर 10, जिसमें से 300 यूनिट्स मैंने इश्यू कर दिए। बैलेंस बचा प्लस दिसंबर 4 में कितने थे? 900 यूनिट्स। और 900 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 50 एंड दिस इज 55। सो टोटल करिए और बताइए मुझे। 100 इंटू 55 इज 5500 एंड 900 इंटू 50 इज 45,000 प्लस 5500। 45,000 प्लस 5500, 5500। Sorry, 50,500 is my value of inventory. 50,400 is my 50,500 is my value of inventory. So we have successfully done 2 illustrations. I hope आपको समझ लगी है. Let's see illustration number 3. So in the previous example assumes the issue were made during the month of December. ठीक है. और अब हम करेंगे एज पर ICI के तरीके से. ठीक है. सो लेट्स डू. ये फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द इशू का रिकॉर्ड. ओके, नाउ लेट्स सी. इलस्ट्रेशन नंबर 3. पहले तो हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं. क्या थी? हमने दिसंबर 4 को कुछ इश्यू किया था. लेट मी सी द सम. दिसंबर 4 परचेज किया था ना, पहले परचेज वाला रिकॉर्ड लिखते थे. दिसंबर 4 10 लिख के चलो. December 4, December 10, then December 11, then December 19 and then December 28. ठीक है. इन डेट्स को हमने परचेज किया था. परचेज 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 एंड देन परचेज. अब सम में क्या बोल रहा है? सम में बोल रहा है हमने इन इन डेट्स पे इशू किया. दिस इज इम्पॉर्टेंट सम. ओके, can be asked in the exams. December 5 2029. December 5 यहाँ पे आया होगा, इशू किया. December 5 इशू किया. ठीक है. और हमने कब इशू किया? December 20. December 20 को हमने इशू किया. Then we have December 29. हमने December 29 को इशू किया. Now let's write quantity. Here quantity was 900 at the rate 50. December 10 में थी quantity 400 at the rate 55. December 11 को थी 300 at the rate 55. बहुत ही आराम से करेंगे, धीरे धीरे, है ना. And we will be able to solve this. 200 at the rate 60. Then 800 at the rate 47. अब हम कुछ इशू की इंफॉर्मेशन लिख देते हैं.
बहुत ही प्यारे से सम पेन के साथ लिखते हैं। December 5 इशू का जो हमने इशू क्वांटिटी करी है दैट इज 500, 600, 500, 500, 600, 500, ठीक है। अब एज पर आईसीआई के तरीके से अगर हम करें, हमने कौन सा मेथड फॉलो करना है, हमने लीफो मेथड फॉलो करना है, बिकॉज उसने लिखा था ना प्रीवियस एग्जाम्पल, तो हम लिखेंगे यूजिंग लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, डेट, receipts, issue, balance inventory, date, receipts, issue, balance inventory। अब देखो सबसे पहले काम आपने पता क्या करके चलना है, डेट को लिखो। सबसे पहली डेट कौन सी थी मेरे पास, December 4 थी, December 4 थी, क्वांटिटी ली मैंने 900 इंटू 50, करना तो ऐसे ही पड़ेगा है ना। सो 4th of December, यहाँ पे सिस्टम क्या रहता है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, वेरी इजी, बस थोड़ा सा लेंदी है ये सम, अदरवाइज इट्स इजी। फोर्थ डिसम्बर को हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, दैट वाज 950, तो हमें रिसिप्ट हुआ था 900, रेट क्या था 50, अमाउंट क्या आ गई 45,000। हमने इस दिन कोई इशू नहीं किया, हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है 950 एंड देन 45,000 एंड देन 45,000। नेक्स्ट डेट है हमारी इशू की डेट, नेक्स्ट डेट कौन सी है हमारी, इशू की डेट। तो हमने कितने इशू किए हैं, December 5 में 500 यूनिट्स हमने इशू किए हैं, ठीक है। सो लेट्स से क्वांटिटी कितनी है 500, किस रेट पे करेंगे, देखो जो प्रीवियस रेट है ना वही वाला रेट ही लगेगा 50, 25,000, 25,000। नाउ 900 में से 500 आपने इशू कर दिए, बैलेंस कितने बचे 400, रेट तो वही लगेगा, तो 4 5 20,000 इज अवर बैलेंस, 20,000 इज अवर बैलेंस। उसके बाद डेट आती है और वो कौन सी है, दैट इज गोइंग टू बी 4 दिसंबर के बाद December 5 का हमने ट्रांजैक्शन कर लिया इशू का। अब हम करेंगे December 10 का, जिसमें हमने परचेज किया है 10 दिसंबर है ना, और परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट 55। सो 400 को फटाफट से 55 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 22,000। इशू आपने कुछ नहीं किया, आपके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ था 400 यूनिट का, 50 पे 20,000, और
माल ऐड हो गया 400 यूनिट एट द रेट 55 पे 22,000 का, एट द रेट 22,000 का। फिर उसके बाद हमने दिसंबर 11 को परचेज किया है 300 यूनिट्स एट 55, ठीक है। दिसंबर 11 को हमने 300 यूनिट्स एट 55 परचेज किए। 300 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आंसर आता है आपके पास, 16,500। कुछ भी इश्यू नहीं है, ऑलरेडी 400 यूनिट्स मेरे पास 50 पे पड़े हैं, दैट इज गोइंग टू बी 20,000। और मैंने ऑलरेडी मेरे पास 400 और ये भी प्राइस देखो सेम है, ये भी प्राइस देखो सेम है। कैन आई ऐड बोथ, या इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग लिख लो। 400 55 22,000। और मैंने नया माल लिया 300 यूनिट का 55 16,500। अलग अलग लिख के चलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा माल है और ये कौन सा माल है, सो वी हैव टू राइट सेम टाइम। ये वाला पुराना माल था और ये वाला नया माल है जो हमने अभी अभी परचेज किया। ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस चल के आ रहा है, बैलेंस चल के आ रहा है। ये हमने एडिशंस करी जो हमने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दिसंबर 11 तक की ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है। दिसंबर 19 200 लिए यूनिट्स एट द रेट 60। दिसंबर 12 200 यूनिट्स एट 60, 12,000। इशू हमने कुछ नहीं किया, पुराना माल लिख के चलेंगे। लिखिए मेरे साथ 22,000। नया माल पिछली बार लिया था, एक और माल ले लिया और ये हमारा यहां तक का काम हो गया ओवर। नाउ हमने दिसंबर 20 को इशू किया 600 यूनिट्स। दिसंबर 20 को इशू किया, परचेज तो कुछ नहीं किया, इशू किया कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स। इशू कितने यूनिट्स किए? 600 यूनिट्स। और ध्यान रखना मेथड कौन सा है? लीफो। तो मैं अभी यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ, ये 600 मेरी रफ फिगर है। लीफो मतलब पहले लास्ट वाला माल पहले जाएगा, तो पहले ये वाला माल जाना चाहिए 200। रेट कितना? 60, 12,000। 200 यूनिट गए। अब पुराना माल देखेंगे कितना आया, 300 वाला, तो 300 55 कितना था? 16,500। 100 वाला गया, 300 गया, बचा कितना? 100, 600। 600 मैंने कवर कर लिया। नाउ आई विल इरेज दिस 600 एंड 600 का रेट क्या लगेगा? 55 एंड देन 5500। बताओ क्लैरिटी है कि नहीं है? मेरे को 600 माल इशू करना था, तो 600 कैसे बना? 200 प्लस 300 100। पहले मैंने लास्ट वाला माल उठाया, फिर मैंने इसको उठाया और इसमें से कुछ यूनिट्स लिए, इसमें से कुछ यूनिट्स लिए। और देखो अब मेरे पास माल क्या बचेगा? ये तो गया, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, इसको भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। इसमें से 100 में से मैंने 400 तो इशू कर दिए, बैलेंस कितना बचा है? 300 एट द रेट 55, और एक माल बचा हुआ है 400 एट द रेट 50, 20,000 का। 300 इंटू 55 करिए, 16,500 का माल मेरे पास पड़ा है। नाउ लास्ट पार्ट अभी पड़ा है। दिसंबर 28 को 800 यूनिट्स मैंने परचेज किए। दिसंबर 28 को 800 यूनिट्स आई परचेज्ड एट द रेट 47। 800 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 37,600। सो इशू मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया, पुराना माल लिखेंगे 300। ये ध्यान रखना मैंने यहाँ पे शफलिंग कर दी, पहले मुझे पुराना माल लिखना चाहिए था वो 300 का, यहाँ पर
400 पहले आना चाहिए था. लेट मी करेक्ट फॉर यू, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, ऐसे तो पहले वाला माल चले जाएगा. 400 यूनिट्स एट द रेट 50, 20,000. देन 300 एट द रेट 55, कितना था? 16,500 था ना. ओके, सो पुराना माल पहले लिख के चलेंगे. 400 एट द रेट 50, 20,000. देन 300 एट द रेट 55, 16,500. Then we have something 800 units at 47, 37, 600. दिसंबर 29 को हमने 500 इशू किए हैं. दिसंबर 29 को हमने इशू किया है. कितने यूनिट्स इशू किए हैं? 500. अब मैं इसे पहले रफ में लिखूंगी. अरे लास्ट में माल इनफ है ना, तो सारा माल इसी में से जाएगा. 500 मल्टीप्लाई बाय 47 करो. 500 को 47 के साथ मल्टीप्लाई, 23,500. बैलेंस कितना बचेगा? पहले मैं पुराने यूनिट्स लिखूंगी. 400 एट द रेट 50, 20,000. देन 30,000, 300 यूनिट्स 55, 16,500. 800 में से मैंने 500 तो इश्यू कर दिए, बचे कितने? 300. तो 300 मल्टीप्लाई बाय 47 करिए. 14,100. So my left closing inventory is, लास्ट में कितना पड़ा था? एक 20,000 था, एक 16,500 था, एक 14,100 था. टोटल करिए इसका. बताइए. यस, 14,100. So 20,000 plus 16,500 plus 14,100. My answer is 50,600. So my closing inventory is 50,600. Let me confirm for you. That's my 50,600. And how many units? 400, 300, 700 plus 1,000. 1,000 pieces का क्या वैल्यू रहता? 50,600. अगर एक एंटिटी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती तो लास्ट के पीस कितने थे? 800 पीसेस 47 पे जो हमने परचेज किए थे, और कितने पीसेस बचे थे? दैट इज अवर 2,000 पीसेस. 1,000 पीस थे, लास्ट का 200 इंटू 60 करके चलते 12,000. सो 49,600 इज द इन्वेंट्री वैल्यू एज पर पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इसको अभी के लिए भूल जाओ, वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस अ वेरी ब्यूटिफुल सम. आज के लिए बस इतना ही. रेस्ट वी विल डू इट tomorrow. Thank you so much. Goodbye. Take care.